बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। अब से कुछ देर कबल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर साहब ने, और उन्होंने कहा कि उन्हें अभी अभी वज़ीर आज़म ऑफिस से अप्रूवल जो है वो मौसूल हो गई है। चीनी की तहकीकात के हवाले से एक कमीशन तश्कील दिया गया था, आपके इल्म में है, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई थी। फिर वफाकी काबीना ने उस रिपोर्ट के तहत एक जो एक्शन मैट्रिक्स जिसको कहा जा रहा है, जो कि 16 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसमें मुख्तलिफ महकमे इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, चाहे वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, चाहे वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जितने भी इदारे इससे रिलेटेड होंगे उन सबको एक्शन दिया गया है। और इसके तहत शहजाद अकबर साहब ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उन्हें आज ही बल्कि इस पहर लेट नाइट अप्रूवल मौसूल हुई, वो भी उन्होंने शो की मीडिया के सामने, और उन्होंने कहा कि अब कोई तफरीक नहीं रखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। तमाम चीनी मिल मालकान जिनके हवाले से फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, जिनके खातों में जो है वो शफाफियत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उनके खिलाफ बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कह रहे थे कि फौजदारी के मुकदमात कायम किए जाएंगे। नैब को रेफरेंस और लेटर चले गए हैं, फौजदारी के मुकदमात होंगे, सजाएं दी जाएंगी, और जिन्होंने पैसा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स या डिफरेंट टैक्सेस की मद में जो है वो हुकूमत को नहीं दिया और अपने लिए इलीगल तरीके से छूट ली है, उनकी रिकवरी होगी। और 90 दिन का टास्क दिया गया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि लोगों से पैसे बाजियाब करवाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चाहे वो आपके इल्म में है, ये अब इट्स एन ओपन सीक्रेट, जहांगीर तरीन साहब का नाम आता है, खुसरो बख्तियार साहब की जो मिल्स हैं उनके भाई का नाम आता है, इसके अलावा और जो चौधरी मुनिसलाई, शहबाज शरीफ साहब, जितने बिग नेम्स हैं, आसिफ जरदारी साहब की ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स, उन्होंने कहा कि कोई इसमें तफरीक नहीं की जाएगी। अब यकीनी अमर है कि मीडिया में आ रहा था कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस अज़म का इजहार किया था। कल ही जो है वो काबीना की तवील मीटिंग हुई और उस पर प्राइम मिनिस्टर ने खिताब करते हुए कहा था कि अवाम इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो आज अपने पहले सेगमेंट में तो इस हवाले से जरूर हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या अब ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है, क्योंकि आज ये भी खबर आई है कि शुगर मिल मालकान ने इस एक्शन, इस रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। तो इस हवाले से भी हम जरूर बात करेंगे। फिर पेट्रोल की अगर हम बात करें, हुकूमत ने पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी की 1 जून से, लेकिन 1 जून से ताहाल पेट्रोल नायाब है। पेट्रोल पंप्स पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सस्ता जरूर हुआ लेकिन लोगों को अवल तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो महदूद मिकदार में। हुकूमत मुतहरिक है, FIA और वजारत पेट्रोलियम ने जो है टीमें तश्कील दे दी गई हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सरबराहान को कल तलब भी किया गया है। उनसे पूछा जाएगा कि क्या वजह है कि स्टॉक जो 21 दिन का रखना मैंडेटरी है, को क्यों नहीं रखा गया, इस पर भी बात करेंगे। और चूंकि कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान में, पिछले 24 घंटों में 5,500 लोग जो है इससे मुतासिर हुए हैं और 1,14,000 से तादाद मजमूई तौर पर जो है वो तजावज कर गई है। 81 डेथ्स हुई हैं और 2200 से ज्यादा मजमूई तौर पे हो चुकी हैं। इसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा जो है वो सोच विचार करनी होगी, क्या किया जाना चाहिए। WHO की रिकमेंडेशंस भी आई हैं, हुकूमत का भी अपना एक गेम प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है। आज हमने देखा डॉक्टर जावेद अकरम साहब, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब जो चोटी के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि अब 1 घंटे में 4 अमवात हो रही हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और प्लाज्मा पैसिव इम्यूनाइजेशन की भी बात की, वो अगले मरहले में हम जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन इन तमाम मामलात को आज के प्रोग्राम सच के साथ में हम आपके सामने रखेंगे। 2 जबरदस्त पॉलिटिशियंस जवां साल हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वजीर मुमलिकत हैं पार्लिमानी उमूर के अली मोहम्मद खान साहब, वो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। और PMLN से अता तारड़ साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, वो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो सवाल जवाब के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम सच के साथ देखते रहिए। एक वक्फा ले लीजिए। कोरोना वायरस से बचाव हमारे हाथ में है और सिर्फ कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके न सिर्फ हम खुद इससे महफूज रह सकते हैं बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से
कम से कम 20 सेकंड तक बार बार धोएं। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को हर बार नए टिश्यू पेपर या अपनी कोहनी से ढांपें। अपनी आंखों, नाक और मुंह को हाथ बिल्कुल न लगाएं। मुसाफे के लिए हाथ ना मिलाएं, ना ही गले मिलें। खांसी या नजले की अलामत के हामिल अफराद से कम से कम 3 फुट का फासला रखें। रश वाली जगह जाने से परहेज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न जाएं। अगर आपको खांसी, नजला या सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो तो फौरन तिब्बी मुआयना कराएं। आइए सब मिलकर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इस मुश्किल वक्त से निपटने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमसे है पाकिस्तान। वेलकम बैक अली मोहम्मद खान साहब और अता तारड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर न्यूली लॉन्च शो सच के साथ। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज करना चाहूंगा। बताइएगा, जाहिर सी बात है कल आप कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद थे, बड़े फाल मिनिस्टर हैं और बड़ी तवील नशिस्त हुई, उसमें चीनी से मुतल्लिक भी मामलात पे बात हुई, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के हवाले से भी बात हुई, कोरोना वायरस पे भी बात हुई। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी शहजाद अकबर साहब ने जो प्रेशर किया है उसके मुताबिक अब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि फौजदारी मुकदमात भी कायम होंगे, रिकवरी भी होगी। एक चैलेंज है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया है और मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अली मोहम्मद खान साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें अनवर साहब, एक अहम फैसला था, बड़ा फैसला था जो अल्लाह ने हमसे करवाया और उसके बाद उस पर अमल भी हुआ। आपने बात चैलेंज की है। मैं समझता हूँ कि अगर विल हो तो हुकूमत के लिए कोई बड़े चैलेंज नहीं होते, सिर्फ इरादे की बात होती है। बाकी हुकूमत के और कानून के हाथ बड़े आहनी होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। माफिया जो है ये एक जोर लगाता है, लेकिन माफिया और ये चीजें सारी खड़ी नहीं हो सकती रियासत के सामने अगर रियासत का विल हो, इरादा हो। इरादा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का काबीना का है और अल्लाह ताला के करम से जो कल भी जो मीटिंग हुई है, मेरे ख्याल में 6 साढ़े 6 घंटे की काबीना की मीटिंग थी। अच्छा। बड़ी लंबी मीटिंग थी और उसमें आपने तीनों जो पॉइंट्स गिनवाए हैं बिल्कुल उस पर बात हुई है और कैबिनेट मेंबर्स ने, मैंने भी, हम सब ने इस पे बात की है। मैंने वहाँ ये बात की कि इन्वेस्टिगेशन जो है उसके बाद अब सजाएं जरूरी हैं। तमाम मेंबर्स ने इस पे बात की, मुराद सईद साहब ने, असद उमर साहब ने, इन सब लोगों ने, सीनियर मेंबर्स ने, सब ने इस पे कमेंट किया है और सबकी मुतफिका राय ये है कि जो एक फायदा पहुंचा अवाम को। इमरान खान साहब ने रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की, माफिया उधर भी आके खड़ा हो गया। पेट्रोल पंप से पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल मौजूद है मुल्क में, जो है पिछले साल इन दिनों के मुकाबले में ज्यादा पेट्रोल मौजूद है, लेकिन वो गायब कर दिया गया। तो वो एक माफिया है, ज़ाहिर है उस पर हाथ पड़ना है और माजी में हुकूमतों ने कोशिश की है, लेकिन शायद उतनी तंदही से उसको, उसकी कमर वो तोड़ नहीं सके। सेम गोज फॉर चीनी माफिया। चीनी माफिया के भी यही है कि उस पर बाकायदा क्रिमिनल केसेस बनेंगे और चाहे जितने भी पावरफुल लोग हो, हमारे हुकूमत के भी लोग उसमें, उनके भी नाम है, अपोजिशन के भी लोगों के नाम है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपोजिशन या हुकूमत में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके भी नाम है। और तीसरा फिर जो कोविड का है, कोरोना का, तो आप देख रहे हैं कि मामला जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल इरादा है हुकूमत का कि चाहे जैसे भी हालात हों, इंशाल्लाह निज़ाम मुमलिकत भी चले और एहतियात का दामन भी हाथ से ना जाए। आज आपने पार्लियामान के 2 इजलास भी देखे, सेनेट का शाम को, कौमी असम्बली का सुबह। तो अल्लाह करे कि ये बजट सेशन हमारा कामयाबी से इख्तिताम तक पहुंचे। और एक इम्पॉर्टेंट संग मील होता है किसी भी पार्लियामेंट्री ईयर में बजट सेशन का पास होना। उसमें अपोजिशन अपने तजावीज़ देती है, अपने कट मोशंस लाते हैं और सारी डिबेट के बाद एक जामे तरीके से एक बजट वो अमल में आता है। मुझे इस बात पे खुशी है कि अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर एक वे फॉरवर्ड, एक SOP बनाया गया है। आई होप कि वो कामयाबी से चले, लेकिन बहरहाल मेरी दुआ है कि ये इससे अल्लाह में सुरखरूख दे।
आपने सही का स्मार्ट सेशन होगा। मैं पढ़ रहा था शायद 1/4 अरकान आएंगे, अगर 342 का हाउस है तो 84 होंगे। अता तारड़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अपोजिशन ये क्रिटिसाइज कर रही थी और जाहिर बात है आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नवाज के, आप कह रहे थे कि जब पहले तहकीकात की इब्तिदाई रिपोर्ट आई तो आपने कहा कि शायद ये रिपोर्ट आई है फोरेंसिक ऑडिट के लिए, वक्त मांगा गया तो शायद अंडर द कारपेट ना कर दिया जाए मामले को। उसके बाद फिर फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट भी माह रमजान के इख्तिताम पे आई और अब हम देख रहे हैं कि आज वो बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मौसूल हो गई है अप्रूवल, एक एक्शन मैट्रिक्स इन्होंने तरतीब दिया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस हवाले से इन्हें क्रेडिट देंगे कि एक तो रिपोर्ट पब्लिक की और एक्शन मैट्रिक्स दिया, और आज शहजाद अकबर साहब कह रहे थे, अली साहब भी बैठे हुए, कोई तफरीक नहीं की जाएगी, जहांगीर तरीन साहब के केसेस हैं वो भी चलेंगे, शहबाज शरीफ साहब के केसेस भी चलेंगे और जरदारी साहब के केसेस भी चलेंगे। तो आपको बिला इम्तियाज एहतिसाब होता हुआ नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया अनवार साहब, मैं बड़ा मशकूर हूं, आपने आज मदू किया। और मेरी दुआ है कि ये कोरोना की वबा से अल्लाह ताला हम सबको, पूरी दुनिया के इंसानों को महफूज रखें। आमीन। और आज एहसन इकबाल साहब और फरूख हबीब साहब को ये डायग्नोज हुआ और दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द जो है वो सेहतयाबी से हमकिनार करें। आमीन। आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, मगर ये इसका बैकग्राउंड समझना इंतहाई जरूरी है कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। ये मामला शुरू होता है कि इस साल जब शॉर्टेज थी जी, यानी आपको शुगर एडवाइजरी बोर्ड, आपको तमाम जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं बता रहे थे कि इस साल जो चीनी की प्रोडक्शन है वो 5.2 मिलियन टन या उसके लगभग होगी, यानी जितनी डिमांड है उसके बराबर जो है वो उसकी सप्लाई होगी। और आपके पास इजाफी या सरप्लस चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए थी नहीं। और देखिए, ये बड़ा सिंपल असूल है कि जब सप्लाई जो है वो डिमांड से कम हो जाए तो कीमत ऊपर चली जाती है। दिस इज सिंपल इकोनॉमिक्स, यानी आपकी मांग बढ़ जाए और पीछे से सप्लाई कम हो तो कीमतों ने ऊपर जाना ही जाना है। सवाल ये पैदा होता है कि किल्लत के बावजूद, शॉर्टेज के बावजूद, ये जानते बूझते हुए कि किल्लत होगी, ईसीसी जिसको वजीर आजम पाकिस्तान चेयर करते हैं, उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी? ये पहला सवाल है। दिस इज वेयर द एक्ट स्टार्ट्स। बेनिफिशरीज तो बेनिफिशरीज हैं, उन पे भी मैं आता हूं, मगर इसकी इजाजत प्राइम मिनिस्टर ने दी, ईसीसी को वो चेयर करते हैं। नंबर 2, वजीर आला पंजाब उस्मान खान बुजदार साहब ने अरबों रुपए की सब्सिडी दी। वो क्यों दी गई? 2.4 अरब। जी, वो एग्जैक्टली 2.4 अरब, और कई लोग 3 अरब के उसको लगभग कहते हैं, बाकी चीजें मिला के। मगर बात यह है कि जब उन्होंने ये सब्सिडी दी, क्या उनको पता नहीं था कि डॉलर का रेट क्या है? जहांगीर खान तरीन साहब मेजॉरिटी मार्केट शुगर की कंट्रोल करते हैं, 56 करोड़ रुपए उनको सब्सिडी मिलती है। डॉलर का रेट ऊपर होने की वजह से उनको मुनाफा ज्यादा होता है बाहर। वो बाहर चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं डॉलर के रेट की वजह से, डॉलर डिफरेंशियल की वजह से, और साथ ही सब्सिडी की वजह से। ठीक है। जब एक्सपोर्ट हो गई तो लोकल मार्केट में किल्लत पैदा हुई, वो 55 रुपए से 80 रुपए 90 रुपए तक पहुंच गए। लोकल मार्केट में भी फायदा हुआ। अब ये 3-4 किस्म के फायदे उठाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1985 से लेके 2020 तक आप जरूर मुआवजा करें, मगर कीमत जब ऊपर गई है, जब किल्लत पैदा हुई है, एक्सपोर्ट की इजाजत वजीर आजम ने क्यों दी है? वजीर आला पंजाब ने सब्सिडी क्यों दी है? और जहांगीर खान तरीन साहब बाहर चले जाते हैं रात के अंधेरे में, कोई पूछगछ नहीं है। ईसीएल में देखें, ऑपोजिशन के रहनुमा छींक भी मारे तो इनका नाम ईसीएल में डाला जाता है। मेरे पास मिसाल है, हमजा शहबाज शरीफ साहब पे असासों की इंक्वायरी थी, उनकी नौमौलूद बच्ची का ओपन हार्ट ऑपरेशन था, उनका नाम ईसीएल में डाला गया, कोर्ट से 20 दिनों की इजाजत मिली। यहां पे पता है कि ये सारे चीनी के स्कैंडल में सरे फहरिस्त नाम जहांगीर खान तरीन साहब का है। किधर है FIA, किधर है सिविल एविएशन अथॉरिटी, किधर है वजारत दाखिला, कि वो बाहर जाते हैं और मीडिया पर जब शोर डलता है तब वो वजाहती बयान जारी करते हैं कि मैं बाहर इलाज के घर से आया हूं। ये बयान 2-3 दिन पहले जारी क्यों नहीं किया गया? जाने से पहले क्यों नहीं बताया गया? और एक और बात, मियां शहबाज शरीफ साहब 10 साल वजीर आला रहे हैं पंजाब के, 1 रुपए की चीनी की सब्सिडी देना तो बहुत दूर की बात है, उनकी किसी मिल ने कोई सब्सिडी नहीं ली। सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है। कलामी के लिए माजरत, अली साहब के पास जाने से कबल आप लोगों के दौरे हुकूमत में 5 साल में 27 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। करता हूं ना जी, मैं वजीर आला पंजाब की बात कर रहा था। वफाकी हुकूमत भी तो PMLN की थी ना सर? नहीं, मैं करता हूं, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से दी गई होगी। और उस साल ये भी आपको चेक करना चाहिए कि उस साल शॉर्टेज थी कि नहीं थी।
क्या सरप्लस चीनी एक्सपोर्ट की गई और उस पर सब्सिडी दी गई, या चीनी कम थी और किल्लत थी और उस पर सब्सिडी दी गई? बहुत बड़ा फर्क है। यानी आप जितनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट मिलती है, उसको सब्सिडी भी मिलती है, ठीक है, मगर जब किल्लत हो और लोकली कीमतें चढ़ जाएं और आप बाहर भेज दें और यहां लोगों को चीनी ना मिले, उसमें बड़ा फर्क है। अब शहबाज शरीफ साहब 10 साल वजीर आला थे, 1 रुपए की सब्सिडी नहीं है। सिंध हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है 2014-15 का, जिसमें गन्ने की कीमत को 160 पे फिक्स किया गया और 12 रुपए सब्सिडी दी गई और कहा गया कि गन्ने की कीमत 172 रुपए होगी। शहबाज शरीफ साहब पे बड़ा प्रेशर था पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन का। उन्होंने कहा कि जनाब उधर 172 है गन्ने की कीमत, इधर 180 है, तो हम तो मुनाफा नहीं कमा सकेंगे, ये तो काश्तकार को सारे पैसे चले जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने वो टस से मस ना हुए, 180 रुपए ही कीमत रही। ठीक, और आप ये चेक कर सकते हैं, ये फैक्ट्स हैं। और कोई सब्सिडी तो दूर की बात है, हमने तो गन्ने की कीमत कम नहीं होने दी ताकि लेकिन आपका नुक्ता यह है कि ये सब्सिडी गवर्नमेंट के फैसले, इसका मैं जवाब लेते, लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं चाहे वो कोई भी है, उनसे उगड़ाई जरूर होनी चाहिए। अगर उन्होंने अवाम को धोखा भी दिया और कवायद जवाबित के बगैर सब्सिडी दी गई और एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया, इस पर मैं दोबारा आऊंगा। अली मोहम्मद खान साहब अहम नुकात उठाए हैं। जहांगीर खान तरीन साहब की लंदन जो है जाना, एक तो हमारे लीडर्स इलाज के लिए लंदन जाते हैं, उसमें जाहिर सी बात है अता तारड़ साहब के लीडर जो हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी लंदन में ही मौजूद है और वो भी इलाज की गर्ज से गए। शहबाज शरीफ साहब भी जाते रहते हैं, अब जहांगीर तरीन साहब भी चले गए। आप लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते थे, इसका जवाब दीजिएगा। और ईसीसी और काबीना ने इन फैसलों की तौसीक की, तो वो कह रहे हैं कि वो जो तौसीक और जो जिन्होंने मंजूरी दी उनसे कोई पूछगछ क्यों नहीं हो रही? बेनिफिशरी से तो होनी चाहिए। अली साहब। अनवर साहब, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप गुड फेथ में डिसीजंस लेते हैं, और जब आप क्रिटिकल पोजीशंस पे होते हैं तो आपको मेन बड़े फैसले जो हैं वो फौरी करने पड़ते हैं जी। हाँ, अगर वक्त या कोई इन्वेस्टिगेशन ये साबित करे कि आपने बदनीयती की बुनियाद पे या लालच की बुनियाद पे या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कोई डिसीजन लिया है, तो वो फिर अलग बात है। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा किसी जज को फैसला करते हुए या किसी डॉक्टर को इलाज करते हुए या किसी हुक्मरान को, एग्जीक्यूटिव को अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए दिया जाता है। अब ये जो इशू उठा है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन वज़ीर आज़म साहब ने ही कॉल की है और उसमें जिन लोगों के भी नाम है वो सामने आ गए हैं। तो जब कल इसका फैसला वैसे हो गया था और आज उसका प्रेशर भी आ गया कि जिन लोगों का जो रोल बनता है, कोई क्रिमिनल लायबिलिटी किसी की बनती है, किसी की सिविल लायबिलिटी बनती है, किसी सरकारी इदारे का कोई मसला बनता है या जो बेनिफिशरी हैं उनसे आपने वसूली करनी है, सजा देनी है, तो मुतल्लिका इदारों की तरफ, SECB की तरफ, नैब की तरफ या FIA की तरफ वो सारा चला जाएगा और एंड ऑफ द प्रोसीडिंग वो फिर कोर्ट में केस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक। जहां तक इसका ताल्लुक है कि क्या एक्सपोर्ट करना सही था या नहीं था, वजीर आजम जो होते हैं, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब, तो वो खुद कोई टेक्नोक्रेट नहीं होता। आप कुछ रिपोर्ट्स की बुनियाद पे फैसले करते हैं और अमूमी तौर पे एक्निक में आपके जो फैसले हो जाते हैं, आपके जो मेन जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं मुख्तलिफ इशूज के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक काउंसिल के हों या एनर्जी के हों, वहाँ से जो भी फिर रिपोर्ट आती है तो उसके बुनियाद पे आप फैसले करते हैं। उस वक्त जो रिपोर्ट दी गई काबीना को वो यही थी कि फॉरेन एक्सचेंज हमें काफ़ी शदोमत से चाहिए था और ये बताया गया कि अगर एक्सपोर्ट होगा तो उससे आपकी मुल्क के अंदर कोई मसला नहीं पड़ेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। आपकी जितने भी स्टोर्स हैं, जहां भी आपको चीनी चाहिए, आम अजर को आम मार्केट में कोई कमी नहीं आएगी। उस पर फैसला किया गया। अब सब्सिडी देना सही था या नहीं था पंजाब के वज़ीर साहब का, उसका तो फैसला हो जाएगा और उन पर कोई लायबिलिटी आएगी तो उनसे पूछा भी जाएगा। और मैं समझता हूँ कि किसी की जब आज कह दिया गया किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा तो उसमें फिर वज़ीर साहब भी आते हैं क्योंकि उन्होंने फैसला किया है, तो वो फिर देखा जाएगा क्योंकि अगर क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, क्योंकि सब्सिडी माजी में भी दी गई, अभी जो है कोई 2 अरब रुपए के करीब शायद दी गई है, माजी में काफी सारी मियां साहब के दौर में भी दी गई और टोटल 5 साल में 29 अरब दी गई 2014 से 2020 तक। जी, दूसरा फिर उसमें यह है कि जो सब्सिडी का इशू है वो तो देखा जाएगा, लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जो जहांगीर खान तरीन साहब हैं वो बाहर क्यों गए हैं। जी। तो मेरे से मेरी जाती राय पूछें
तो उनको फिलहाल जाना नहीं चाहिए था। अच्छा। लेकिन वो चूंकि कैंसर सर्वाइवर हैं और शायद उनके इलाज का कोई मसला है, मेरे ख्याल में हम पे सवाल तब उठेगा कि अगर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी उन पे फिक्स होती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाया जाता है या प्रोसीडिंग के लिए बुलाया जाता है, खुदा न खास्ता वो नहीं आते, जिस तरह बाज़ मामलात में शहबाज साहब के बरखुरदार जो हैं, सलमान साहब या मियाँ साहब, तो खैर इलाज के लिए गए हैं, ज़ाहिर है ओवर स्टे किया है, लेकिन वो एक चलो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ बन जाएगी, उस पर भी अगर बात करेंगे। लेकिन जिस तरह इसाक डार साहब हैं, इसाक साहब को जो है अदालतें बुला रही हैं, इज नॉट कमिंग बैक, तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो फिर शायद हम पे सवाल ज्यादा बने। अभी तो उनको बुलाया नहीं गया। आइडियली स्पीकिंग मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय ये, शुड नॉट हैव गॉन अब्रॉड जब तक इसमें कोई क्लीन चिट उनको नहीं मिलती या जब तक ये कोई एक तरफ मामला नहीं लगता। तो मैं समझता हूँ कि जब फैसला हो गया है, आई थिंक हमें फोर्स करना चाहिए मीडिया को और अपोजिशन को। हम तो काबीना में बात करते हैं, हम तो पाकिस्तान के लिए सियासत करते हैं, और इंशाल्लाह जो हक की बात है वो की भी है, वो करेंगे भी। और इमरान खान साहब की सियासत का महवर भी यही है कि उन्होंने कहा है कि मैं आई विल नॉट स्पेयर एनीवन नो मैटर हाउ मच क्लोज दैट पर्सन इज टू मी। तो वो फिर मेरे ख्याल में वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू एरा। इसमें अपोजिशन की ये सपोर्ट मैं समझता हूँ कि नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक सपोर्ट हमें जरूर चाहिए होगी कि वो इस एक कैटेगोरिक पॉइंट पे आए कि यार जिसने नुकसान किया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो भी है, और उसमें सारे बड़े ओहदे आते हैं, फ्रॉम नंबर 1 पोजीशन से लेके तो 100 नंबर तक जितने भी हैं। आपने आम लोग तो उठाया। मैं चाहूंगा अता तारड़ से यही सवाल मैं करता हूं। अता तारड़ साहब, आप लोगों का भी इतराज यही था कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, जो हुकूमती सफों में लोग हैं उन पे हाथ नहीं डाला जाता या उनका नाम नहीं लिया जाता, नैब उनकी तरफ नहीं जाती। अब तो मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब तो बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है, और उन्होंने अपने नशरी इंटरव्यूज में भी कहा है, बिल्कुल राइट हैंड मैन माने जाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के। और ये अली मोहम्मद खान साहब मिनिस्टर हैं और बड़े कैंडिडली कह रहे हैं कि इनकी जाती राय है कि उनको नहीं जाना चाहिए था। तो आप समझते हैं कि वक्त आ गया है कि अब कड़ा एहतसाब हो? और आप खुद कह रहे हैं कि जो चीनी हमें 90-95 रुपए किलो मिलती है या पेट्रोल सस्ता होता है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो रैकेट है वो ऑयल पंप्स को नहीं दे रहा, और पीएसओ वाले भी कह रहे हैं कि हम तो दे रहे हैं कि वो नहीं दे रहा। पंप्स वालों की भी मैं गुफ्तगू सुन रहा था। इन रैकेट्स को अब खत्म करना होगा, और ये एक अशराफिया का बना हुआ है कि शुगर मिल्स के भी कोटे बने हुए हैं, फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी बिग विग्स उसमें बैठे होते हैं। इस पे हुकूमत ऑपोजिशन एक सफे पे आ जाए कि कड़ा एहतसाब हो, चाहे उसके रगड़े में जो भी आए। देखिए बात यह है, अली मोहम्मद खान साहब हमेशा बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और ही इज अ वॉइस ऑफ सैनिटी इन पीटीआई। मगर इशू ये है कि आप देखें कि ये चीनी की रिपोर्ट आई थी फरवरी में जी, उसको नाकाफी करार दिया गया। मार्च के एंड पे बात चली गई, अप्रैल में बात चली गई, मई में बात चली गई। उसको डिले करते 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 फोरेंसिक की जरूरत पड़ी, जिसकी जरूरत नहीं थी। 12 अच्छा कि जी करवा लिया। अब उसकी रिपोर्ट आई है, तो ये अब एक्शन के लिए हम लिखेंगे, हम करेंगे, हम देखेंगे कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। क्योंकि अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है हुकूमत का, मुझे बताइए कि कितने लोगों को सजा दी गई। वो बेचारे जो स्केप कोट बनाया गया पंजाब के फूड मिनिस्टर को, हालांकि पंजाब में सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस की ही मिनिस्ट्री जो है वो सब्सिडी सैंक्शन करती है वजीर आला के अंदर। वो कहते हैं हमने डिसेंडिंग नोट लिखा था। फाइनेंस जो कैबिनेट कमेटी है फाइनेंस की, उसको हेड करते हैं मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम हाशिम जमां बख्त। वो अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आप देखिए कि खुसरो बख्तियार साहब बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं। उनको बकायदा उनकी मिनिस्ट्री एलिवेट करके उनको इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की मिनिस्ट्री दे दी गई। या तो जब ये इंक्वायरी शुरू हुई थी, तो जिस तरीके से माजी में देखने में आया कि जब भी कोई इल्जाम लगा, हमारे कई मिनिस्टर ने रिजाइन किया, इंक्वायरीज ज्वाइन की और क्लियर होकर वापस आए या ना आए, तो खुसरो बख्तियार साहब को कैबिनेट से फारिग किया जाना चाहिए था। उनके भाई से पूछा जाना चाहिए था कि आप बेनिफिशियरी भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, आपने किस कानून के तहत ये अपने वजीर आला के साथ बैठ के ये सब्सिडी सैंक्शन की है। और देखिए, मैं फिर वही सवाल है कि वजीर आजम को कौन पूछेगा? क्या नैब में ये सकत है? चेयरमैन नैब खुद फरमा चुके हैं कि हुकूमती अरकान को मैं इसलिए नहीं पूछना चाहता कि मामलात नहीं चलेंगे। लेकिन अब तो आमिर कियानी के खिलाफ भी रेफरेंस की मंजूरी हो गई ना जी, जो वजीर सेहत थे, अब एमएनए है, पीटीआई के इस वक्त भी सेक्रेटरी जनरल है मौजूदा आमिर कियानी साहब। जो एहतसाब का प्रोसेस है, जिसपे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ऑपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में लिखा जाता है कि अगर ये शख्स अरेस्ट ना हुआ तो खदशा है कि ये शवाहिद और सबूतों को मिटा देगा। अब एक ऑपोजिशन में बैठा शख्स क्या सबूत मिटाने की सकत रखता है?
ऑन दी अदर हैंड फवाद चौधरी साहब तो बबांगे दौल कहते हैं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स थी वो लैब की सतह पे उनको फच कर दिया गया और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो तो हुकूमत तो आप पे इल्जाम लगाती है, आप लोगों में बहुत सख्त है, आप लोगों के बड़े। अब तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी ऑन एयर कह दिया है कि जब हमें टिप हो जाती है, जब गिरफ्तारी की बात आती है तो हमें पता चल जाता है, हमारा सोर्स है। अभी 8 बजे एक शो में कह रहे थे कि 28 मई को जो है वो शहबाज शरीफ साहब के वारंट जो है वो जारी हो गए थे और 2 जून को इसलिए नहीं शहबाज शरीफ साहब गए क्योंकि उन्हें खदशा था कि गिरफ्तार हो जाएंगे। शाह साहब, अगर इस बात को ठीक मान लिया जाए और देखें कि अगर ये मान लिया जाए कि रिपोर्ट्स फर्ज की गई थी, रिपोर्ट्स गलत थी, वजीर आजम पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड हैं, शौकत खानम से डॉक्टर फैसल को भिजवाया, कराची से डॉक्टर ताहिर शमसी को भिजवाया, बकायदा डबल वेरिफिकेशन की, कैबिनेट में कहा कि मैंने अपने जराए से चेक कराया है, रिपोर्टें ठीक हैं। वजीर सेहत पंजाब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये रिपोर्टें ठीक हैं। ये मैं समझता हूं पीटीआई का इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला है। फवाद चौधरी साहब ऑब्वियसली कोई पोजीशन चाहते होंगे या उनका कोई इंटरनल डिफरेंस होगा, मैं नहीं जानता, बट ये इनका इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला है और अगर वो समझते हैं कि कोताही हुई तो एक्शन लें डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ, एक्शन लें डॉक्टर फैसल के खिलाफ जो शौकत खानम में होते हैं। तो ये इनका आजकल फोकल पर्सन है वजीर आजम साहब के कोरोना के हवाले से। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। आप देखिए मामला ये है, फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हो, बीआरटी हो, मालम जब्बा हो, खुसरो बख्तियार साहब के असासे हो, जितने केसेस हैं, मुझे आप बताइए कि 2 लोग पंजाब से गिरफ्तार हुए, सिर्फ 2 लोग, उनका जिस्मानी रिमांड का पीरियड देख लें कितना है। ऑपोजिशन का कोई रहनुमा गिरफ्तार होता है, उसके बेल ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नैब अपील दायर करती है। पीटीआई के किसी एक शख्स के खिलाफ या उसकी बेल ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर आज तक नहीं की गई। बहुत बड़े सवालिया निशान है इस एहतसाब के सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल सियासी इंतकाम है, हम इस बारे में बहुत क्लियर हैं। और अभी तक मुझे आप बताइए कि ये इंक्वायरियां रोज सुनते हैं शुरू हुई, तो जुल्फी बुखारी साहब की इंक्वायरी का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं, वो तो क्लोज हो गई, उनकी ऑफशोर अकाउंट्स हैं, वो क्लोज हो गई। और आपको मैं ऑन रिकॉर्ड, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इनको बुलाया गया, ये पेश नहीं हुए, इनको कहा गया जवाब जमा कराएं, इन्होंने जवाब जमा नहीं कराया, वो प्रोसिक्यूटर चेंज होता है और उसके बाद वो इंक्वायरी क्लोज कर दी जाती है। तो ये बहुत चुपते हुए सवालात हैं और एहतसाब एक तरफा है और बिल्कुल सियासी इंतकाम है। आप ये जो शुगर के हवाले से अगर जागीर तरीन साहब के खिलाफ ये बात करें तो आप इसको इतना वेटेज नहीं देते, मैं चाहूंगा कि अली साहब इस पे रिस्पॉन्ड कर देंगे। अली साहब ये बताइएगा, ये तो अता तारड़ साहब तो अभी भी उस नुक्ते पर कायम है कि जो एहतसाब है एक तरफा है और डिफरेंट यार्ड स्टिक्स हैं। योर कमेंट्स, ये क्या वजह है इनकी तसल्ली नहीं हो रही? आप जहांगीर तरीन साहब को, जाहिर बात है इस वक्त अपोजिशन जो है वो खुसरो बख्तियार साहब या और लोगों के नाम ले रहे हैं, तरीन साहब के हवाले से बात नहीं करना चाह रहे होंगे गालिबन, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा एक वंस फॉर ऑल इसको भी सेटल कर दें कि एक ऐसा एहतसाबी इदारा हो जिसपे हुकूमत वक्त और अपोजिशन वक्त दोनों का एतकाद हो भरपूर तरीके से, कोई ये ना कह सके कि जी हुकूमत वक्त की लाइन टोकी जा रही है इस इदारे या कर रहा है इदारा। मेरे ख्याल में ये बजट सेशन खत्म हो तो सीरियसली ये नया रिफॉर्म्स पे काम करना चाहिए और ज्यादा फोर्स के साथ करना चाहिए ताकि दिस इशू शुड डाई डाउन वंस एंड फॉर ऑल। देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, इक़्तिदार आनी जानी चीज है और ये मेरी अम्मी को अल्लाह जिंदगी दे, वो मुझे अक्सर कहती हैं ये आपका जो पहाड़ों में वो दरख्त नहीं होते सरों के जी, तो ये उसका कहती है मुझे कि ये उसका साया है जो आज किसी के सर पे है और कल किसी के सर पे, तो ये मुस्तकिल आपके सर पे नहीं रहता। अगर आज हम एहतसाब के निज़ाम को मजबूत करेंगे तो कल अगर हम अपोजिशन में होंगे, जो नून लीग ने गलती की हमें नहीं करनी चाहिए। मैं स्ट्रांगली आई बिलीव कि हमें इसको मजबूत करना चाहिए। सुखम इसमें है और वो सुखम हमने निकालने हैं और वो तभी निकलेंगे जब हम अपोजिशन इसमें कोऑपरेट करें हुकूमत के साथ ताकि हम मिलकर इसको हल करें। लेकिन यहाँ इनकी तरफ से देखें एक जेस्चर आना चाहिए, उसकी बुनियाद इस बात पे होगी कि अब मेन जो बड़े केसेस हैं इनके लोगों पे भी हैं जी, वो बदकिस्मती से इनकी मेन लीडरशिप पे हैं, शहबाज साहब पे, मियां साहब पे, उधर बिलावल साहब पे और जरदारी साहब पे और कुछ इनके और बड़े लीडर्स पे। तो वहां पे अगर हम फुल फ्लेज क्रिस्टल क्लियर जो है अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो उधर फिर उनके भी बदकिस्मती से थोड़ा सा इरादे मुतज़लज़ल होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अगर ट्रांसपेरेंट होती है तो अनवार साहब मसला फिर ये है कि यहाँ फिर बहुत से लोग जो हैं, ये अभी जो आपको नजर आ रहा है, आई वुड से इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। अच्छा, दिस कंट्री हैज blatantly, you know, it has been blatantly looted in the past couple of decades। वो फिर बहुत से लोगों के और सिर्फ सियासतदानों के नहीं बहुत से लोगों के भी उसमें नाम आएंगे।
अच्छा, उसमें अभी जो एक ने गिला किया है, अगर ऐसा है तो मैं तो उस चीज को फेवर नहीं करता कि अगर नैब जो है उनकी कस्टडी में कोई मुलजिम है, अगर हुकूमती मुलजिम है उसको बेल मिलती है तो उसके खिलाफ वो नहीं गए अपील में, और अगर अपोजिशन के गए, मैं समझता हूँ गलत किया है। अगर वो नहीं गए, इनको जाना चाहिए था गवर्नमेंट के लोगों के खिलाफ भी। लेकिन ऑल दो अपनी अकाउंटेबिलिटी को शक के उस साए से निकालने के लिए बैलेंसिंग एक्ट के मैं हक में नहीं हूं। अगर कोई इसलिए हो रहा है कि कोई बैलेंस हो जाए ताकि अपोजिशन भी उनका भी मुंह बंद हो, लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़े स्टेप्स हैं जो कुछ लिए गए हैं। पंजाब में सप्तान साहब जो है वो ही अनफॉर्चुनेटली ही हैड टू गो इनटू देयर कस्टडी नैब के। अच्छा, अब्दुल अलीम खान पंजाब में हमारे वन ऑफ द मेन स्टालवर्ट्स हैं, और जो तहरीक चली मियाँ साहब की सूबाई और मरकजी हुकूमत के खिलाफ, तो अलीम खान साहब का एक बहुत की रोल रहा, न सिर्फ पंजाब में बल्कि मरकज में भी। जो बड़े बड़े हमारे जलसे ऑर्गेनाइज होते थे, अलीम खान साहब वाज वन ऑफ द मेजर फोर्सेस बिहाइंड दोस जलसास। सो खान साहब ने मेरे ख्याल में एक दिन भी उस पर कोई इस तरह की कोई बात कैबिनेट में मेरे सामने तो नहीं की कि यार ये जो है इसको बचाना चाहिए, फलाना कर, ठीक है, somebody has done something wrong, you should go and face the music। और वो फिर उन्होंने अपना केस लड़ा, वो आए, I think he had been into their custody for around 100 days। अच्छा, ये जो जहांगीर साहब का इशू है बार बार इसलिए रेज होता है कि he had been one of the key figures। इसलिए ऐसे ही है जैसे, मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, ऐसे ही है जैसे मुस्लिम लीग नवाज में मियां साहब के बाद जो है शहबाज साहब की इंपॉर्टेंस है, या ख्वाजा आसिफ साहब की इंपॉर्टेंस है, या जो है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान साहब की, एहसन इकबाल साहब की। तो एक अहम रोल है जहांगीर साहब का, और ये इस पे कैटेगोरिकली जाना कि यार अगर उनका भी रोल है तो ठीक है, उनका भी नाम आ जाए। ये देखें, these are the things on which I don't want any credit for them, but they should realize कि ये स्टेप्स माजी में नहीं लिए गए। और अगर आप देखें तो हालांकि हमारे एहतसाब पे सवाल उठे और जायज उठे, जो पख्तूनख्वा में हमारा एहतसाब कमीशन था, मैं कहता हूँ कि 100 में से मैं कहता हूँ बहुत कम परसेंटेज मैं उसको दूंगा कि हमें उसे बहुत बहुत बेहतर करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त भी जो बिल्कुल नॉवेल आइडिया था हमारे, उस वक्त भी हमारे दो एग्जांपल्स दूंगा। हमारे वहाँ मिनिस्टर थे आई थिंक माइनिंग के, ज़ियाउल अफरीदी साहब जी, पार्टी भी छोड़ गए मेंबर थे। मैं आपको बताऊं, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब हैं कि हमारे बड़े स्टालवर्ट हैं, उसी तरह वो बहुत बड़े हमारे पेशावर से बड़े स्टालवर्ट थे, बड़ा उनका नाम था। और जब उनका आया तो वो जेल गए, और वो काफी उनको तकलीफ से गुजरना पड़ा, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से उनकी कोई हेल्प नहीं आई। तो आपका नुकता ये है कि ठीक है, आपका और फिर हम तहरीक, आखिरी बात, तहरीक इंसाफ ने एक बुनियाद डाली है बावजूद बेशुमार कमजोरियों के। मैं समझता हूं कि ये पहली बार हुआ जब हमें इंफॉर्मेशन मिली। हमेशा हमारा सेनेट का इलेक्शन जो है वो एक ऐसा ग्रे एरिया रहा है हमारी सियासत का कि जिससे सियासत बिलुमूम बदनाम होती है। देखें, मैं सेनेट में जाता हूं, पिछले 2 साल से सेनेट में जा रहा हूं एज अ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। यार वहां अनवर साहब पाकिस्तान का कीमती ब्रेन बैठा है, काबिल लोग बैठे हैं वहां, अच्छे आपके अच्छे बिजनेसमैन और बहुत ही काबिल आपके वकील, अच्छे आपके पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, अच्छे लीगल माइंड्स बैठे हैं। लेकिन चंद गंदे अंडों की वजह से सबका नाम बदनाम होता है, सबका मुंह काला होता है। तहरीक इंसाफ पहली जमात है जिसने एक नहीं, दो नहीं, मेरे ख्याल में 15 के करीब के पत्नी कितने अपने एमपीएस को चार्जशीट किया। जी अली साहब, वो किया आपने, बिल्कुल किया, लेकिन जो लेटेस्ट भी इलेक्शन हुआ था उस हवाले से भी कुछ उस पर सवालात उठे हैं। लेकिन मेरा चूंकि इस सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ जाता है, आप लोग जरूर सेनेट के इलेक्शन के लिए भी ओपन वोटिंग का जरूर किए। ये जो खुफिया राय दही होती है, इसमें भी इस दफा जो हुआ था उस पर भी बड़े शकूक शुबात और सवालात उठाए गए थे। बार के आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और अता तारड़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया। व्यूअर्स, देख रहे ये है कि ये जो शुगर के हवाले से एक्शन लिया जा रहा है, जो कमीशन रिपोर्ट पे, ये मंतकी अंजाम तक पहुंचता है या नहीं। हमारी दुआ ये है कि ज़रूर पहुंचे, ताकि एक माफिया टूटेगा तो उसका इम्पैक्ट आएगा कि दीगर जो माफियाज हैं, चाहे वो ऑल मार्केटिंग कंपनीज हैं या जो आटा माफिया है या और भी जो माफियाज है, उनको जरूर डर पहुंचेगा, उनके दिल में खौफ जरूर आएगा। इस पे भी हम इंशाल्लाह वी विल कीप अ टैब ऑन इट। अब हम अपने दूसरे जो मौजू है उसकी तरफ स्विच ओवर करते हैं, और वो बड़ा अहम मौजू है, और वो क्या मौजू है? कोरोना वायरस। मेरे पास फिगर्स हैं जो मैंने आपके प्रोग्राम के इब्तिदाई में बताया था कि अब तक जो है वो 24 घंटों में 81 हलाकतें हुई और 5538 लोग जो हैं इस वायरस में मुब्तला हुए हैं। यानी जो इन्फेक्शन रेट है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और पाकिस्तान उन 213 ममालिक में 15 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया जहां
कोरोना के वार जो है वो तेजी से जारी है, यानी कि स्पाइक आ रही है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का तो ये भी कहना है कि ये जुलाई और अगस्त तक ये स्पाइक चलेगी। आज इस हवाले से पैसिव इम्यूनाइजेशन की जाए। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने लोगों से अपील की कि वो जो लोग इससे सेहतयाब हो गए और वेंटिलेटर पे ना जाते हुए ना जाए बगैर सेहतयाब हुए, वो अपना खून अतिया करें, अपना प्लाज्मा दें, ताकि जो लोग इसमें क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो इससे ठीक हो सके। और उन्होंने फिगर्स भी बताई। कल इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी इस पर पूरा सेशन भी करें कि 80% लोग जिनको प्लाज्मा दिया गया वो सेहतयाब हुए और वेंटिलेटर्स तक नौबत ना पहुंची। और अनफॉर्चुनेटली जो वेंटिलेटर्स पे गए उनमें 90% लोग जो हैं वो एक्सपायर हो गए। हम एक और एस्पेक्ट से आज जरूर डिस्कस करेंगे और वो एस्पेक्ट ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जाहिर बात है दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। जो हमारे हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं वो बिल्कुल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और वो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, चाहे वो वेंटिलेटर का किराया है, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो कमरा और बेड्स हैं। इनके किराया जो है वो बहुत ही प्रीपोस्टियस किस्म की जो अखराजात बताए जा रहे हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी फैमिली में से कोई कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाए और अस्पताल जाना पड़े, होम क्वारंटाइन से काम ना चले, होम आइसोलेशन से, तो बताया जाता है कि 8 लाख रुपए तक आपको देने पड़ेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और उसमें भी अब बेड्स जो है उसकी भी किल्लत है। तो इस हवाले से जरूर हम गुफ्तगू करेंगे कि जो इंतजामिया है वो इस हवाले से क्या काम कर रही है। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब ने हमें ज्वाइन किया है एट दिस आवर। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी और उनकी आज अखबारात में खबर भी आई है कि उनकी मीटिंग भी हुई है। हमजा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर गिविंग अस टाइम। कुछ बताइएगा, आपकी मीटिंग हुई है, इस्लामाबाद में टेस्ट हो रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लोगों की होती हैं, मुंह मांगे दाम लिए जा रहे हैं, 7,500 का टेस्ट, 8,500 का टेस्ट, 6,500 का टेस्ट, 50,000 रुपए डेली वेंटिलेटर का किराया, 80,000 रुपए रूम का किराया, 1 लाख रुपए आईसीयू का किराया। तो एक तो पहले ही लोग जो है वो साइकोलॉजिकल डाउन होते हैं, कोरोना वायरस हो जाते हैं उनके प्यारों को, और उनकी फैमिलीज को पैसे भी देने पड़ते हैं। जो हालात आपके सामने हैं, क्या आपकी मीटिंग हुई और क्या नतीजा निकला उसका, हमजा शफकात साहब? बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये तो चार्जेस का इशू आ रहा था गवर्नमेंट के अंदर। जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, जैसे पिम्स एक हॉस्पिटल है और पिम्स के अंदर टोटल 75 बेड्स हैं, क्योंकि वो ऑक्यूपाई हो चुके हुए हैं, तो ये स्पिल ओवर जो है प्राइवेट सेक्टर में तो जाना ही जाना था। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने ये इंश्योर किया, उनके साथ बड़ी डिटेल्ड हमारे नेगोशिएशन सेशंस चल रहे थे 1 महीने से। और उसमें जो खुश आइंद बात ये है कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल अब प्राइवेट अपना प्रॉफिट चार्ज नहीं करेगा, वो उतना ही चार्ज करेंगे जितनी उनकी कॉस्ट पड़ती है। अब उसमें यह है कि लोग जो भी मुझे कह रहे हैं कि जी हमारे वेंटिलेटर का इतना किराया, फलां का इतना किराया, एग्जैक्टली जो कॉस्ट पहले थी किसी भी आईसीयू रूम की, किसी भी हॉस्पिटल में जो भी उसके चार्जेस चले थे, अभी भी वो वही कॉस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो एडिड कॉस्ट आ रही है वो आ रही है प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की, पीपीईस की। आपको पता है कि आप उनकी सेफ्टी के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, नर्सेज के लिए भी, और पेशेंट के जो अपनी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है कि सब पीपीईस पहन के रखें। तो पीपीईस की थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडिड कॉस्ट पड़ रही है। उसके अलावा जो कॉस्ट पड़ रही है वो क्योंकि बहुत ज्यादा नर्सेज और बहुत ज्यादा लोगों को इंगेज कर लिया गया है हर तरफ हॉस्पिटल्स में, तो एचआर की बहुत शॉर्टेज है। और कोरोना वार्ड में जो भी काम करता है वो अपनी लाइफ को एट रिस्क डाल रहा है। आपको पता है कि सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर मोर देन 30 हेल्थ वर्कर जो हैं वो अफेक्ट भी हो चुके हैं और 2 की डेथ भी हुई है। तो जो बंदा खुद कोरोना वार्ड में जा रहा है उसको कुछ ना कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी आपको पता है गवर्नमेंट भी अनाउंस करती है उनके अलाउंस, तो प्राइवेट सेक्टर को भी उनको एडिड बेनिफिट देना पड़ता है कि पर आवर 300 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाएं या पर आवर 200 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाएं। जो स्टाफ है जो अपनी जान, ऑल्दो उनकी जान का तो वो कोई नेमल बदल नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी ये कि उनको कुछ इंसेंटिव देना जरूरी होता है। इसलिए ये थोड़ी थोड़ी कॉस्ट है जो बढ़ी है, इनको हम बड़ी जोर से इसको मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं। किसी हॉस्पिटल को हम अलाउ नहीं कर रहे कि वो कोई एग्जॉर्बिटेंट रेट चार्ज करे। जो उनकी कॉस्ट बढ़ी है, जैसे जो कंसल्टेंट की फीस थी पहले भी अगर 1000 रुपया थी या 500 रुपया थी, तो अभी भी कंसल्टेंट की फीस वो उतनी चार्ज कर रहे हैं, उससे हम उनको ऊपर नहीं चार्ज। वेंटिलेटर के किराए हैं हमजा शफकात साहब, और ये जो टेस्ट की जो कीमत ली जा रही है, आपने कहा प्रॉफिट का मार्जिन वो नहीं लेंगे, इसका तय कौन करेगा कि क्या कॉस्ट है और कितना प्रॉफिट है? वही तय करेंगे या आप लोगों ने भी इस हवाले से कोई बात की है? उसमें हमारी टीम्स बनी हुई है, गवर्नमेंट की टीम्स बनी हुई है, हेल्थ केयर कमीशन भी बन चुका हुआ है, लेकिन हम इंतजामिया के लोग खुद जा रहे हैं और उनको ऑडिट कर रहे हैं, उनसे चेकअप भी कर रहे हैं। और बाय एंड लार्ज मैं आपको बताऊं कि ऑल्दो लोग कहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में हमें एग्जॉर्बिटेंट रेट नहीं हमें मिले। एक आध हॉस्पिटल की शिकायत आई थी, वहां पर जाके हमने उनका एक एक रिकॉर्ड चेक किया, उनकी कितनी कितनी कॉस्ट है, फिर उनकी प्रॉब्लम्स भी देखी। अब आप ये देखें कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है अगर वो अपने पास कोरोना का वार्ड बनाता है तो एक वार्ड बनाने के ऊपर 1.25 करोड़ का खर्चा आता है, क्योंकि उस वार्ड के अंदर वही एसी या एयर कंडीशनिंग का सिस्टम लग सकता है जिसके अंदर नेगेटिव प्रेशर है
ताकि जो अंदर की हवा है वो बाहर फेंके, अंदर की हवा को अंदर सर्कुलेट ना करे, वरना वो सबको इन्फेक्ट कर देगा। तो ये एक एडिड कॉस्ट है। इस तरह जो ऑक्सीजन के पंप्स हैं, अब पूरी पाकिस्तान के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो है वो इतनी प्रोडक्शन नहीं थी जितनी डिमांड होना शुरू हो गई है, तो वो उसकी भी शॉर्टेज है, उसको भी खींच के लेके आना। तो ये एडिड कॉस्ट आती जा रही है जिसको हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जहां तक आपने बात की है टेस्ट की कॉस्ट, तो आप देखें इस्लामाबाद के अंदर 60,000 लोगों का फ्री टेस्ट किया गया है। 60,000 people have been tested freely in Islamabad, जिसके अंदर से 10% हमारे पॉजिटिव निकले हैं, 6,000 लोग हैं। अब प्राइवेट सेक्टर जो है, अब अगर हम उन्हें कहेंगे कि आप फ्री करें, तो ऑब्वियसली ना तो वो मशीन अफोर्ड कर सकेंगे और ना गवर्नमेंट उनको इस टाइम पे मशीन दे सकेगी, ना वो वीटीएम किट्स लेके आ सकेंगे। तो उनको हमने अलाउ किया हुआ है कि वो चार्ज करें, लेकिन मिनिमम पॉसिबल चार्ज। अभी जो गवर्नमेंट एनडीएमए के साथ मिलकर भी हमने जो चार्जेस शुरू कराए हैं, वो 2000 पे भी अब हम टेस्ट करवा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी इस तरह सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं या ऑटोनमस बॉडीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम 4900 में भी टेस्ट करवा के दे रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी को सस्पेक्ट नहीं है, उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो वो पिम्स में जाके सरकारी टेस्ट नहीं कराना चाहता, तो फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, फिर उसको वो प्राइवेट लेबोरेटरी। अच्छा, हमजा साहब ये बताइएगा, क्या इस पे कॉस्ट ही इतनी आती है? ये टेस्ट जाहिर बात है उस पे आई एक्सेप्ट के मशीन्स चाहिए होती हैं इंपोर्ट की, एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन ये कि इस पे कॉस्ट ही इतनी आती है, या ये इसका चार्जेस जो रखे गए हैं 6,500, 7,500, 8,500, ये आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए कि इतनी ही कॉस्ट आती है? जी, इस पे इतनी ही कॉस्ट आ रही है, ऑल्दो हम इस पे फर्दर उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल है ना। अगर बहुत ज्यादा टेस्ट कराए जाएंगे तो कॉस्ट कम होती जाएगी, और हम इनको यही प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं कि जी आप अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाते जाएं। उनको हम एनओसीज भी दे रहे हैं कि ये घर घर जाके लोगों से सैंपल्स कलेक्ट करें, ताकि जितने ज्यादा ये टेस्ट करेंगे उतनी इनकी कॉस्ट कम आएगी, तो वो हम कॉस्ट कम करना चाह रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब एनडीएमए से हम वीटीएम किट्स लेके देते हैं, तो वो सिर्फ 2000 पर पर्सन है। और अभी भी अगर जो फ्री टेस्ट कराना चाहता है, जिसको सिम्टम्स हैं, तो उसका तो फ्री हो ही रहा है। वो तो मतलब वो फ्री की कैटेगरी में आ रहे हैं, या किसी के रिश्तेदार को हो गया या किसी की कांटेक्ट ट्रेसिंग में आ रहा है, वो तो हम डेली। अच्छा, ये हमजा साहब एक ये भी सजेशन आई है कि जो कोविड पेशेंट की कॉस्ट है, वो अगर हॉस्पिटल्स अपनी वेबसाइट पे डाल दें तो एक अच्छा तकाबुल भी हो जाएगा और जरा ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा आ जाएगी, पब्लिक हो जाएगी बात। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा है, और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी सजेशन है। मैं कल इस पे पूरी कोशिश से लग जाऊंगा, और मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनको अपने जितने रेट्स हैं कि वेंटिलेटर का क्या रेट है, आईसीयू का क्या रेट है, किट्स का कितना डाल रहे हैं, वो सारा ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूर अपनी वेबसाइट्स पे दें, ताकि वो पेशेंट टू पेशेंट किसी को एक्सप्लॉइट ना कर सकें। और दूसरा ये भी बताएगा कि ये ऑक्सीजन बेड्स की भी बात हुई है इस्लामाबाद का, चूंकि आप माशाल्लाह बड़े मुतहरिक हैं एज ए डिप्टी कमिश्नर, वी मस्ट गिव यू क्रेडिट कि आपने ये जो पब्लिक पे आप जो मास्क पहनना है उसको भी लाजमी करार दिया है। वैसे हमारे लोग इस मामले में बहुत गैर संजीदे हैं। अब मैंने देखा है कि कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेशन का खौफ है तो लोग पहन रहे हैं, और इन्फेक्शन रेट भी बढ़ रहा है। कुछ इस हवाले से भी कोई जो इस पे फॉलो नहीं करता उनको कोई पेनल्टी डाली जा रही है, और ऑक्सीजन बेड्स भी कोई लगाए जा रहे हैं इस्लामाबाद में? मैं आपको बताऊं कि ये जो हमने पेनल्टीज करनी शुरू की हैं, ऑल्दो हम बड़े अरसे से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे, ब्रोशर्स दे रहे थे, और उसका हमें इफेक्ट इतना नजर नहीं आ रहा था। ईद के बाद आप यकीन करें कि डेली जो हमारे केसेस थे वो पहले 200 हुए, फिर 300 हुए, फिर 400 और 600 तक नंबर गया। जब 600 तक नंबर गया तो फिर हमने सख्ती से एक्शन शुरू किया, 2 बड़े बड़े मरकज बंद किए, 400 लोगों को सड़क पे खड़े हुए हमने जुर्माना किया, 50 से 60 गाड़ियों को हमने बंद किया, इंपाउंड किया जो एसओपी के वायलेट कर रहे थे। इवन आज भी हमने 100 से ऊपर होटल्स को सील किया है, शॉप्स को सील किया है, और उसका नतीजा ये निकला कि जहां हमारे डेली 600 केसेस हो रहे थे, आज हमारे 176 केसेस हैं, यानी कि वो डाउनवर्ड ट्रेंड, हालांकि दुनिया में ये ट्रेंड हमेशा ऊपर जाता है जी। तो एसओपी की सख्ती की वजह से हमारा ये डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अवाम इस तरह कोऑपरेट करती रही और डेली हमारी टीम्स भी मेहनत करती रही, तो ये हमारा इंशाल्लाह हम इसको कंट्रोल में रखेंगे। 200 तक अगर लोग पॉजिटिव हो जाए डेली, तो हमारे कंट्रोल में हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कंट्रोल कर सकता है। जहां तक आपने बेड्स की बात की ना, ये मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जो वेंटिलेटर की आप बात करें ना, ये सिर्फ 1% को चाहिए होता है, बिल्कुल जो, यानी कि इस्लामाबाद के अंदर 6000 अगर लोग पॉजिटिव हुए तो उसमें से सिर्फ 60 को वेंटिलेटर चाहिए, लेकिन मोर देन 300 को ऑक्सीजन चाहिए होता है। और ऑक्सीजन के बेड्स के लिए आज बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने काम किया है, चेयरमैन सीडीए ने इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, और सीडीए का पूरा एक सेटअप बना के उसके अंदर 50 बेड्स ऐड कर दिए, जिसमें ऑक्सीजन की जो है वो नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी, ताकि किसी के अंदर अगर ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है तो उसको 97, 98, 100% को लेके आ जा सकें। इसी तरह फेडरल जनरल हॉस्पिटल के अंदर 100 बेड्स ऐड कर दिए गए हैं, इंशाल्लाह कल या परसों से वो भी फंक्शनल हो जाएंगे। तो जो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड में कमी आ रही थी, इंशाल्लाह वो भी हम पूरी कर लेंगे। और लेकिन ऑब्वियसली ये देखें, ये इस्लामाबाद है या पाकिस्तान है, दुनिया में जैसे बाकी मुल्कों में होता है, पाकिस्तान में होना वैसे ही है
कि इवेंचुअली हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनडेट होगा। अच्छा, ये बताइएगा हमजा साहब ये भी बताइएगा कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, आज बात कर रहे थे पैसिव इम्यूनाइजेशन की, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब और डॉक्टर जावेद अकरम साहब, इस्लामाबाद में भी आप लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन को? हमने इस्लामाबाद में तो लॉन्च की थी, हमने कलेक्शन कैंपेन भी स्टार्ट की, लेकिन हमें मिनिस्टर ऑफ साइंस ने उस टाइम पर मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसके ऑथेंटिक रिजल्ट्स नहीं आ रहे और इसमें कोई बहुत ज्यादा अभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो अभी आप इस पे स्टॉप हो जाए। तो फिलहाल हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में तो मिनिस्टर ऑफ साइंस की वजह से स्टॉप कर दिया, लेकिन आज हमें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है उन्होंने भी प्लाज्मा के ऊपर एक कैंपेन स्टार्ट की और कलेक्शन स्टार्ट कर दी है। पंजाब के अंदर भी जैसा आप कह रहे हैं डॉक्टर शमसी ने किया है, बलूचिस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं काफी लोग रिकवर कर गए, वो तो आज कह रहे थे बहुत से लोग रिकवर हुए जिनको प्लाज्मा दिया गया है। इवन इस्लामाबाद के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं पिम्स के अंदर, जिनको प्लाज्मा लगाया गया था, जो तो एडवांस स्टेजेस पे थे वो रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन जो अर्ली स्टेजेस में थे वो फिर एडवांस तक नहीं गए, वो पहले ही रिकवर कर पाए। तो हमें इस्लामाबाद में भी एविडेंस नजर आ रहा है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस का हम वेट करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमें कहेगी तो हम इस पे मैसिव कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। हॉटस्पॉट्स कौन से हैं जी इस्लामाबाद में, आप शेयर करना चाहेंगे, या हॉटस्पॉट्स क्या ताकि लोग थोड़े मोहतात रहें? इस्लामाबाद के अंदर जी सबसे बड़ा हॉटस्पॉट हमारा I-10 है, जिसमें 200 से ज्यादा केसेस हैं। और उसके अलावा मैं डेली I-10 उसके अलावा मैं हर रोज हर सेक्टर की रिपोर्ट भी निकालता हूँ कि हर सेक्टर के अंदर कितने कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हमारा I-10 हाईएस्ट रहा है। I-10 के बाद हमारा त्रामड़ी रहा है। त्रामड़ी के बाद थैंकफुली हमारा जो रूरल एरियाज है, हालांकि रूरल एरियाज के अंदर SOP की वायलेशन ज्यादा थी, लेकिन वहां पे केसेस कम रहे हैं। लेकिन सेक्टर G8, G9, G10 और G11 ये इस टाइम सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी में जा रहे हैं। इन सब में 100 से ऊपर केसेस हो चुके हैं। टुवर्ड्स द एंड इस्लामाबाद के हवाले से आपका कोई, प्राइम मिनिस्टर साहब का तो बहुत विजन है कि इसको ग्रीन, नीट, क्लीन रखा जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके जिम्मे है, इसकी ब्यूटिफिकेशन की जाए, उस पर भी काम अब हो रहा है या ज्यादा फोकस अब आप लोग का ज़ाहिर सी बात है कोरोना के हवाले से होगा? नहीं, कोरोना तो हमारा चल रहा है, हमारी हेल्थ की टीम्स काम कर रही हैं, लेकिन साथ ही जो हमारी एनवायरनमेंट की टीम्स है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की टीम्स है, हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम्स है, वो अपना काम सेपरेटली इंडिपेंडेंटली कर रही हैं। हालांकि हमारे डायरेक्टर एनवायरनमेंट की डेथ भी हुई अभी रिसेंटली, लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल अनडिटर्ड होकर हमने मार्गला के अंदर जितनी कमर्शियल एरिया से जो इलीगल थे उनको सील किया है। अभी रिसेंटली भी हमने कुछ एरियाज को रिकवर कराया ऑपरेशन करके। जितनी इलीगल सोसाइटीज थी जोन 4 के अंदर, तकरीबन 10 को हमने अभी 2 दिन पहले सील किया है, और अब मजीद भी हम इस पे काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। जो हमारा टारगेट है, इस साल भी हम, पिछले साल भी हमने 10 लाख दरख्त लगाए थे, इस साल भी इंशाल्लाह हम 10 लाख दरख्त लगाएंगे। हमजा साहब, एक और भी बात ये थी कि इस शहर को डिसइंफेक्ट भी करें ना। आपने देखा बैरिया टाउन ने आप लोगों के साथ मिल के, बाराखऊ और जो गौरी टाउन है वहाँ तो ये काम किया। अब इस्लामाबाद को, मैंने तो चाइना में वुहान की वो तस्वीरें मुझे याद हैं कि शहर 2 दफ़ा जो है वो डिसइंफेक्ट होता था। तो आप जवां साल डिप्टी कमिश्नर है, को डिसइंफेक्ट भी करें शहर को ताकि इस्लामाबाद में कम से कम फैले। हमने डिसइंफेक्शन कैंपेन स्टार्ट की थी। हमने पहले जगह जगह गेट्स लगाने शुरू किए, लेकिन उसके ऊपर फिर रिसर्च ये आ गई कि जो क्लोरीन के जो गेट्स हैं, इसके लगाने से एक तो वायरस को भी असर नहीं पड़ता और इससे दूसरी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसमें फिर हम थोड़े से केयरफुल हो गए। लेकिन उसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर जितने हमारे हॉटस्पॉट्स हैं उनकी हम उसी टाइम कंपेन करते हैं, विद इन सेम डे। जिस घर में पॉजिटिव केसेस आ जाएंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डिसइंफेक्ट किया है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर हमारे FC के जवान थे जो ड्यूटी पे थे, उनका हमने सारा डिसइंफेक्शन किया है। हमारे स्टूडियोज और PTV को भी करा दे, हमारी तरफ से ये गुजारिश आई है। PTV को कल सबसे पहला डिसइंफेक्शन इंशाल्लाह PTV को होगा। बाकी इस्लामाबाद के अंदर हम मॉनिटर कर रहे हैं, जहां पे 10-12 केसेस होते हैं वो हम वहां जरूर डिसइंफेक्शन कैंपेन करते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमजा शफकात साहब, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। व्यूअर्स, सीरियस लीजिए कोरोना को। मुझे मेरे इल्म है कि हम इस पर बहुत ज़्यादा PTV पे बात कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत वाइटल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल हो गया है जहाँ कोरोना जो है वो अपने वार कर रहा है और कोरोना का वायरस बढ़ रहा है। अल्लाह ताला से भी हम दुआगो हैं, दस्तबस्ता दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इस वायरस को पाकिस्तान से ख़त्म करे, इससे निजात दिलाए और पूरी दुनिया को इससे निजात दिलाए। लेकिन हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, अपने आप को महफूज रखना है, समाजी फासला रखना है। बाकी अल्लाह ताला मालिक है। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 10:05 पर। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।